नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 15 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेट करो, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए डेडिकेट हो जाओ। ठीक है, देखिए आज ज़्यादा कुछ है नहीं, सच बताई जाए बात तो, पर फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं एक बार। इंडिपेंडेंस डे को लेकर ही है। आज 75वां साल में एंटर हो रहे हैं हम। तो ऐसे में आने वाले जो 25 साल हैं वो हम क्या करना चाहते हैं, जिससे कि इंडिया अपना जो एक सपना लेकर के, या अपने जो कहते हैं ना कि जिस सिचुएशन से स्टार्टिंग की थी हमने 1947 से, तो उसमें हम 100 साल में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, उन पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास में कुछ ऑप्शंस हैं, उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में इन सभी को। फर्स्ट आर्टिकल है आई डे हर डे। देखो 75 साल पहले जब हमने, आज से देखा जाए 74 साल पहले, वैसे 75 नहीं बोलेंगे, 74 साल पहले जब हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी, तब हमारे यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। पर जिस तरीके से हमने अभी तक ये जर्नी जो कंप्लीट की है, इसमें बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर चुके हैं और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि गरीबी, असमानता, असाक्षरता, इन सभी चीज़ों को हम ठीक करने में मोर और लेस सक्सेसफुल रहे हैं। पर हाँ, अभी भी हमारी जर्नी कम नहीं है, इसलिए हमें हमारे पैरों पर खड़ा होना भी ज़रूरी है, आगे की तरफ देखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर एडिटर सीधा पॉइंट करना चाह रहे हैं कि हमें हमारी 50% पॉपुलेशन, जिसको इकोनॉमिकल रिकग्निशन हमने दे ही नहीं रखा, एम्पावरमेंट की तरफ हम काम करते हैं, बट वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो उतना अप टू द मार्क रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडियन वुमेन की, तो उनको और स्पेस मिलना चाहिए और पावर्स उनको अलोकेट होनी चाहिए, जिससे कि वो अपना एम्पावरमेंट भी इंश्योर कर सके और पार्टिसिपेशन भी दे सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कीम्स चला दो एम्पावरमेंट के लिए, नो। लाभार्थी तो वो हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई स्कीम्स में वो अपने आप फ़ायदा उठाती हैं। पर सवाल ये है कि आज हमें टॉप लेवल की लीडरशिप की बात करें तो वहाँ पर हमें उनके लिए रूम स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज फ्रीडम और इक्वालिटी, ये दो प्रिंसिपल्स, कभी अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ अमेरिका, क्लास आइडियाज़ हैं वहाँ पर। आपको खुद को फील होगा कि वाकई में किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है अपनी खुद की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो वो बात अलग है कि वहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन डिफरेंट थी, पर फिर भी देखने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वालिटी, ये दोनों चीज़ें अभी तक प्रॉपरली एक्नॉलेज नहीं हुई है, चाहे आज हम कितना ही लंबे समय बिता दिया हो हमने इंडिपेंडेंस के बाद से। ठीक है, तो ओवरऑल हमें हमारी सिस्टर्स, हमारी मदर्स, हमारी डॉटर्स, इनके लिए स्पेस क्रिएट करना होगा। दूसरी चीज़, जो हमारी सोसाइटी का 50% हिस्सा है, वो बेनिफिट कब होगा? जब हम आज के टाइम पे चल रहे जो सिनेरियोज हैं उनको चेंज करें। अगर स्टेटस को मेंटेन करके रखेंगे, एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे, तो कुछ भी नया चेंज आने वाला है नहीं। देखो, कोविड ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है हमारी सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस को, और उन वल्नरेबल सेक्शंस में सोसाइटी में वुमेन भी आती हैं। 2010 से 2020 के बीच में अगर हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में देखें कि हाँ वुमेन पार्टिसिपेट कितनी कर रही है, वर्किंग वुमेन कितनी है, तो वर्ल्ड बैंक डेटा ये कहता है कि 2010 में 26% रिप्रेजेंटेशन था वुमेन का वर्किंग में, और दूसरी तरफ वर्किंग वुमेन का, जो कि घट कर के केवल 19% हो गया था 2020 में, और पेंडेमिक ने तो और भी बुरा हाल कर दिया, जो कि अभी रिकवरी की तरफ देखना भी बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के विमेन एम्पावरमेंट हम चाहते हैं ना, तो आज जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट बनी है, उस तरीके से सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ हमें पुश देने की ज़रूरत है। केवल स्कीम्स बनाने से या उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने से काम नहीं होगा। और आज बेसिकली जितने भी आर्टिकल्स प्रिंट हुए हैं ना इस न्यूज़पेपर में, वो ज़्यादातर लीडर्स, आई मीन वुमेन के द्वारा लिखे हुए आर्टिकल्स ही हैं। ठीक है, तो उन्हीं को समरी में बताया हुआ है किस आर्टिकल में क्या बताया गया है क्या नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू नेशन। आर्टिकल को लिखा है किरण मजूमदार शॉ जी ने। इनका ये कहना है कि अगर 100 साल का जब इंडिया हो, तो उस टाइम के लिए आज के टाइम पे हमारा विज़न होना चाहिए कि हम ग्लोबल इनोवेशन लीडर के तौर पे इमर्ज हों।
इसके लिए इक्विटेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हर एक इंडिविजुअल प्रॉस्पर हो, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी इंश्योर हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स हो। ये चीज़ मैं फिर से हाईलाइट करूँगा अमेरिकन रेवोल्यूशन से। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो थी इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें एक आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट था जो कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका भी एक ही कहना है कि चाहे हमें खाना मत दो, चाहे हमें हॉस्पिटल फैसिलिटी मत दो, कुछ भी मत दो, पर हमारे लिए बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी है ना वो अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास में बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी होगी तो हम हमारे दम पर खुद तैयार कर लेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब वो फ्री में एजुकेशन दो, बढ़िया क्वालिटी की एजुकेशन दो, आप जो गुरुकुल सिस्टम पहले चलता था उसको आप रीइंट्रोड्यूस करो, कुछ भी करो, बोला एजुकेशन अगर अपनी हमारी प्रॉपर होगी ना तो फिर बाद में हम हमारे दम से खुद तैयार कर लेंगे चीज़ों को। और ये आइडिया जो है ये अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी बहुत हद तक निकल के आया था। जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ 1783 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, तब सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमांड हाईलाइट हो रही थी ना वो क्या थी पता है? एजुकेशन। बोला हमें पढ़ाई कराओ, बाकी चीज़ें छोड़ दो, बाकी चीज़ें सेकेंडरी डाल दो, हमें कोई मतलब नहीं है, बट एजुकेशन। क्योंकि एजुकेटेड इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपनी खुद की जो कहते हैं ना कि भाग्य की लकीर खुद लिख लेता है। इसके अलावा सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ऐसा ना हो कि आज तो रोजगार है कल रोजगार छूट गया, ऐसा ना हो। तो इसके लिए अब क्या क्या करें वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये बोल रहे हैं कि भाई आइडियाज़ और इनोवेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशन मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा कि लोग सोचेंगे, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका बेनिफिट पूरे कंट्री को मिलेगा और जॉब भी क्रिएट हो पाएगी। जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर्स बन पाएंगे। इसके लिए इनोवेशन और स्टार्टअप सिस्टम जो है उसको प्रमोट मिल जाए, प्रमोशन मिले, वो अच्छी बात है। सीधा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 2047 आने तक टॉप 20 कंट्रीज़ में शुमार हो जाएं। आज देखा जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पर एक कहते हैं ना पेनिट्रेशन हो चुका है, कितना यूज़ हम डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जैसे अभी कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी बताते हैं कि मैं यूएस गया और वहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा गया मेरे से, और मेरे साथ में मेरा बेटा भी था। तो रेस्टोरेंट में मेरे बेटे ने तो अपने वॉलेट से एक पेपर निकाल करके दिखाया कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, और बोले मैंने मेरा मोबाइल फ़ोन में मेरा सर्टिफिकेट दिखाया। तो बोले ये फ़र्क है आज इंडिया में कि यूएस भी अभी पेपर्स पर है, हम यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डिजिटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। और ये चीज़ कोविड के टाइम पे अच्छे से देखने को मिली है। पर वही चीज़ है कि एक एफिशिएंट, एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट अगर मिले तो ज़्यादा बेनिफिट हो। जो भी इनोवेशन करने वाले लोग हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, नया अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप डालना चाहते हैं वो। अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, एजुकेशन का हो गया, हेल्थ केयर पे आ जाते हैं। हेल्थ केयर में देखा जाए, एजुकेशन तो खैर आगे भी आएगी, हाँ, तो ट्रेडिशनल लीनियर मॉडल जिसमें हम देखते हैं कि हाँ धीरे धीरे टाइम के साथ में सब इम्प्रूव हो, उसको हम थोड़ा सा अपर लेवल तक ले जा सकते हैं केवल और केवल टेक्नोलॉजी को ऐड करके, जिससे कि एक्सेसिबिलिटी ऑर्गेनाइज मैनर में काम हो सके, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके, अफोर्डेबिलिटी और रेजिलियंस, ये सारी वैल्यूज़ हैं ये ऐड कर सकें। किसी को ये परेशानी ना हो कि हाँ भाई मैं कहाँ से ये ट्रीटमेंट लूँ, कहाँ पर किससे एंगेज करूँ, किसको कांटेक्ट करूँ, कौन इसका जिम्मेदार है कि मेरे पास में अगर दवाई टाइम पे नहीं पहुँची है तो किसको कांटेक्ट करूँ जिससे कि मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। पैसा मेरे पास में नहीं है तो मेरे पास दवाइयाँ ना होगी तो मैं कैसे ठीक होऊंगा, और कल को ना कोई पेंडेमिक जैसी बीमारी, ऐसे ही कोविड जैसी बीमारी आती है तो उस टाइम पर कौन मेरी प्रोटेक्शन करेगा। तो कुल मिलाकर के बात क्या आ गई कि एक प्रॉपर मैनर में हमें हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है जिसमें टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन इंटीग्रेट हो, ठीक है। आज हमारे पास में कोविड को जिस तरीके से टैकल किया है, और आज जो एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि कोविड ने एक पुश दिया है डिजिटाइजेशन की तरफ, जिससे कि बहुत हद तक कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम बेनिफिट भी गेन कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ हमें और अच्छे से यूटिलाइज करनी चाहिए। ये चीज़ आपको मैंने बताई दी
कि डॉक्टर्स भी टेक सेवी हो गए, मतलब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे काम होने लगे। जैसे टेली मेडिसिन हो गया, दूर से टेस्टिंग कर लेना, दूर से पता कर लेना। मतलब आप देखो कि लोगों को ये अवेयरनेस देनी कि भाई किस परिस्थिति में क्या काम करना है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ा आसानी से काम करते हैं। वो मैं उन डॉक्टर का नाम भूल रहा हूँ जो फिर उनकी डेथ भी हो गई थी कोविड की वजह से। उन्होंने कोविड के टाइम पर इतना अपना यूट्यूब चैनल के थ्रू इतना ज़्यादा प्रमोशन किया था चीज़ों का, जिससे कि बहुत से लोगों ने अपनी खुद की जान खुद से ही बचा ली थी। ठीक है, वो बात अलग है, उनके खुद के इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज़्यादा, तो वो खुद तो नहीं रह पाए थे, थोड़े बूढ़े थे, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका डॉक्टर का। ठीक है, तो आप देखो अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन है। फिर बात आती है हेल्थ केयर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की। तो देखो जीडीपी का 2.5% तक का, तो देखो 2025 तक हमें स्पेंड करना चाहिए हेल्थ केयर पे। और फिर उसके बाद में आप देखो कि 5% तक का टारगेट लेकर के चले 2047 तक, तब जा कर के सही से हम हेल्थ केयर प्रोमोट कर पाएंगे। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देखो इंडिया को द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, तो क्यों ना हम आने वाले 25 सालों में हमारी इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा एक्सपोज करें और ज़्यादा डेवलप करें। क्योंकि आज के टाइम पर ये इंडस्ट्री की वैल्यू कितनी है, लगभग $50 बिलियन की। तो इसको बढ़ा करके आने वाले 25 सालों में $500 बिलियन तक ले जाया जा सकता है। वो कैसे? नई टेक्नोलॉजीज़ ला करके, रिसर्च लिंक इंसेंटिव, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम चलाई जाती है ना गवर्नमेंट के द्वारा, कि हाँ भाई एमएसएमई सेक्टर को प्रमोशन देना है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दे दी, सस्ते में लोन प्रोवाइड कर दिया। बोला रिसर्च को भी प्रमोट करने के लिए रिसर्च लिंक इंसेंटिव्स देने चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्री और एकेडमिया, दैट मीन्स जो भी कंपनियां काम करती हैं उनका, और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉलेजेस हैं, उनका एक पार्टनरशिप पे बेस पे काम होना चाहिए, जिससे कि नई ड्रग्स, नए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी वाले जो हमारे एफर्ट्स हैं वो हो सकें। कुल मिलाकर के आज के टाइम पे ड्रग की बात करो, न्यू जनरेशन वैक्सीन्स की बात करो, mRNA वैक्सीन्स या ऑर्फन ड्रग्स की बात करो, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोशन मिले, वो एक ज़रूरी है, और साथ में इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन हो, वो भी ज़रूरी है। फिर बात आती है वुमेन को अपॉर्चुनिटी देने की। भाई अगर हम हमारे पॉपुलेशन के 50% पॉपुलेशन को इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे तो हम कैसे एक बड़ी इकोनॉमी बन पाएंगे। एक सर्वे के बेसिस पे बताया जाता है कि इंडियन इकोनॉमी 60% तक राइज हो जाएगी, एडिशनल 60% ऐड हो जाएगा, जितना हमारी वुमेन है उनको फॉर्मल इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन अगर दे दिया जाए। कुल मिलाकर के एडिशनल एक्टिविटी कितनी हो जाएगी इकोनॉमी में, $2.9 ट्रिलियन। अब आप खुद देख लो कि कितना बड़ा पोटेंशियल हमारा अभी भी अनहार्नेस्ड है, अभी भी कहीं ना कहीं चॉक्ड है। ओके, दूसरी, फॉर्मल सेक्टर में पार्टिसिपेशन वुमेन का कितना है, 24%। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर वुमेन का अगर काम कर रही हैं तो वो किस सेक्टर में करती है, इनफॉर्मल सेक्टर में, जहाँ पर उनको ना तो पेड लीव मिलती है, ना उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, ना उनको कोई और फैसिलिटी मिलती है। तो कुल मिलाकर के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी ज़रूरी है वुमेन के लिए भी, तब जाकर के इंडिया एम्पावर और अच्छे से हो पाएगा। 2017 के लिए, आगे 47 के लिए बताया जा रहा है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे एक तो सबसे पहली चीज़, हमें रिन्यूएबल एनर्जी को और ज़्यादा फोकस में लाने की ज़रूरत है। राइटर एक्सट्रीमिटी पे जाते हुए बोल रही हैं कि जितनी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना, उसका 80% रिन्यूएबल एनर्जी से हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि हम एनर्जी सिक्योर हो सकें। और देखो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्क है ना, सबसे ज़्यादा मुश्किलें हैं, वो आती है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के। अगर हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर हो जाए ना, तो इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं होगा। क्यों? आज अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर प्रेशर बनाता है, या हम कहीं पर भी इंटरनेशनली थोड़ा सा कहते हैं ना कि हमें सोचना पड़ता है, तो वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है कि यार एनर्जी हमारी अगर महंगी मिलेगी तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, या कैसे हमारे जो गरीब लोग हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे, हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम है ना, उसको हमें सॉर्ट आउट करना होगा एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। वेस्ट है जो इंडस्ट्रीज से एफ्लुएंट छूटता है, वो हो गया। एमिशंस हैं या कंज्यूमरिज्म है, इसको कम करना ज़रूरी है। आज हर चीज़ में कंज्यूम करना, ठीक है, मटीरियलिस्टिक मैनर में लाइफ को कंटिन्यू करना, बोलो वो थोड़ी कम होनी चाहिए। रिसाइकिल करना चाहिए, रीयूज़ पे काम करना चाहिए, रिफ्यूज़, रिसाइकिल, रीयूज़,
RRR कॉन्सेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज हम डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत हद तक हो भी चुके हैं। नॉलेज इकोनॉमी खुद को बनाना चाहते हैं कि जहाँ पर एक्सपर्ट्स जो हैं वो काम करें, जिनकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड हो। ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, इकोनॉमिकल इंक्लूजन लाते हुए आगे बढ़ें, तो जिस दिन हमारे 100 साल होंगे ना, उस दिन हम आगे, बहुत आगे मिल जाएंगे। इवन वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने का हमारा टारगेट है, क्योंकि देखो अभी तो चाइना, US ये दोनों बहुत आगे हैं, पर टारगेट हमारा पहले है कि बाकियों को तो पीछे करें, कम से कम खुद तो आगे हों। खैर दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं है, पर हाँ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना हमारा टारगेट होना चाहिए 2047 तक। ठीक है, बाकी देखो और कुछ इतना काम का है नहीं, आप खुद से पढ़ना चाहो पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।